राम माधव द थिंक टैंक इज बैक। जो लोग आरएसएस को समझते हैं या समझना चाहते हैं, जो लोग बीजेपी को समझते हैं या बीजेपी की जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो लोग पॉलिटिकल गुरु हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना और आगे शेयर करना, ताकि उन्हें समझ आए कि अगले 40 दिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में कितने अहम हैं और इन सब के लिए राम माधव का रोल क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और बात करते हैं आज राम माधव की। सबसे पहले चलते हैं 17 मई 2024 के बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के उस स्टेटमेंट पे, जिसमें उसने कहा था कि आरएसएस जरूरी है, मगर अब बीजेपी सक्षम हो चुकी है कि वो खुद आगे चल सकती है। एक समय था जब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, तब बीजेपी पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, अक्षम थी। उसके बाद चुनावों के दौर चले और लोकसभा चुनावों के जब नतीजे आए और फिर सरकार की ओथ हो गई 9 जून को, तो 10 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने एक ही शब्द में सब कुछ खत्म कर दिया। वो शब्द था अहंकार। ये सब कुछ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए वो बीजेपी की अपेक्षा से अलग थे। ना तो 400 पार हुआ और ना ही मेजॉरिटी गवर्नमेंट केंद्र में आई। बावजूद इसके बीजेपी ने सरकार तो बनाई, मगर चिंतन मंथन में यह सामने आया कि बीजेपी के लिए जिस तरह शरीर में आत्मा जरूरी है, इसी तरह आरएसएस जरूरी है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी हो या आरएसएस के सलाह मशवरे हो, उनके बिना बीजेपी पूरी तरह से सक्षम नहीं बन सकती। इसलिए आरएसएस से बात करना और आरएसएस की बात करना बीजेपी के लिए जरूरी है। अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हुए हैं, तो ये पहले चुनाव हैं जो लोकसभा चुनावों के बाद अनाउंस हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और अगर बात जम्मू कश्मीर की आती है तो बीजेपी की बहुत बड़ी साख दांव पे है। यहां पर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना, उसके बाद सरकार गिराना, फिर गवर्नर रूल लगना और उसके बाद धारा 370 और 35A को हटाकर स्टेट को यूटी बनाना और यूटी बनाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज होना। इन सब के पीछे अगर कोई था तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब इन सब के बाद जब चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, तो बीजेपी के लिए 50 पार का दावा, 50 पार का नारा बहुत बड़ी बात है। 50 पार हो या ना हो, सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और जब सरकार बनाना जरूरी है तो पुराने जो इक्के हैं उन पर दाव खेलना जरूरी है। अगर हम पुराने इक्कों की बात करें तो वो वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में ये बात निश्चित की थी कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए तो जम्मू कश्मीर में भी सरकार बीजेपी की आए। और उसमें सबसे बड़ा की पर्सन थे राम माधव। राम माधव जो ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से, साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं। उनके एक कद्दावर और एक बहुत स्ट्रेटेजिस्ट नेता हैं और फिलहाल थिंक टैंक इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। मगर सितंबर 2020 से लेकर कल शाम तक राम माधव पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। सितंबर 2020 से उन्हें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया था और तब से राम माधव बिहाइंड द कर्टन्स ट्रैक 2 में तो काफी कुछ कर रहे थे, मगर ट्रैक 1 में वो एक्टिव नहीं थे। थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के वो प्रेसिडेंट हैं और वो उसी में काम कर रहे थे। मगर थिंक टैंक इंडिया के प्रेसिडेंट होने के बावजूद राम माधव खुद भी एक बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, क्योंकि राम माधव 2014 से लेकर 2020 तक जम्मू कश्मीर की सियासत में जो भी कुछ हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। अब जब राम माधव वापस आए हैं तो कारण क्या हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि राम माधव ने जम्मू कश्मीर में कब कब क्या किया। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे नवंबर दिसंबर में, तो उस समय बीजेपी ने एक जिम्मेदारी दी राम माधव को यहाँ के चुनावों को देखने की।
यहाँ के चुनाव भी उन्होंने देखे और आखिरकार बीजेपी को पहली बार 25 के आंकड़े तक लेकर गए। उस समय टिकट्स में तो राम माधव का इतना योगदान नहीं रहा था टिकट आवंटन में, मगर उसके बाद सरकार बनाने में राम माधव का पूरा योगदान था। दिसंबर में आए नतीजों से लेकर 2015 मार्च तक जब सरकार का गठबंधन होना था, कैसे सब कुछ होगा, इस सब के पीछे राम माधव का बहुत बड़ा रोल था। पीडीपी के साथ आंकड़े कैसे मिलेंगे, कौन सा मंत्री कौन बनेगा, कौन सा मंत्रालय कहां जाएगा, इसमें भी राम माधव का बहुत बड़ा रोल था। और खास तौर पे कश्मीर की सियासत में राम माधव ने बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को समझाया कि कश्मीर में कैसे चलना है। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री बनी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के जाने के बाद 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने कमान संभाली, तो राम माधव काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कोई भी फैसले होते थे, उसमें राम माधव का बड़ा रोल रहता था। जम्मू कश्मीर के डिसीजंस के अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर भी राम माधव की समझ बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कई किताबें लिख चुके हैं जिसमें चाइना की भी बात करते हैं और खास तौर पे राम माधव फॉरेन अफेयर्स को लेकर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का फॉरेन अफेयर्स में क्या रोल रहेगा और बाकी चीजों में जम्मू कश्मीर का क्या रोल रहेगा, इसको भी राम माधव अच्छे से समझते हैं। और बीजेपी में जब जब कोई फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर होता था, राम माधव का उसमें रोल रहता था। मगर अचानक जब जम्मू कश्मीर की सरकार चली गई और यहां पर गवर्नर रूल आ गया, तो राम माधव का रोल सरकार से तो खत्म हो गया, मगर बीजेपी से भी कम होना शुरू हो गया। उन्हें काफी सारे फॉरेन अफेयर्स की चीजों में तो डाला गया, मगर सितंबर 2020 को जब राम माधव को उनके जनरल सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया, तो उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे, मगर वो अपना काम करते रहे, एक आरएसएस के कट्टर और सच्चे वर्कर की तरह। अब जो राम माधव का रोल है वो आपको समझाते हैं जम्मू कश्मीर सियासत में। इस समय जम्मू कश्मीर में बीजेपी की साख दांव पे है। बीजेपी अगर 43 सीटें जम्मू की सभी भी जीत जाती है, तो भी वो सरकार नहीं बना सकते, उन्हें कश्मीर की तरफ देखना होगा। और ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि अगर कोalition नहीं भी करनी है, तो भी कुछ ऐसे लोग हों जो बीजेपी को सपोर्ट करें, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट हो या कोई छोटी बड़ी पार्टियां हो। ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में वही बात कर सकता है जो राष्ट्रीय नेता हो और बीजेपी की अच्छी समझ रखता हो और साथ ही साथ कश्मीरी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स को भी समझता हो। तो ऐसे में जी किशन रेड्डी चाहे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, यानी कि इलेक्शन कमेटी के हेड हैं, मगर जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर की उतनी समझ नहीं रखते हैं जितनी कि राम माधव। 60 वर्षीय राम माधव पिछले करीबन 10 सालों से कश्मीर से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं और उससे पहले भी उनका कश्मीर को लेकर अध्ययन बहुत ज्यादा है। काफी सारे नेताओं और साथ ही साथ आरएसएस ने बीजेपी को यह सुझाया कि अगर जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनानी है और आरएसएस को साथ लेकर चलना है, तो राम माधव को बीच में लाना होगा। राम माधव बीजेपी का एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के भी उतने ही हैं जितने आरएसएस के। वो लंबे समय तक आरएसएस में रहे हैं और आरएसएस के सभी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, जबकि बीजेपी में भी उनके बहुत सारे नेताओं से अच्छे संबंध हैं और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के पुराने और नए नेताओं सभी को वो अच्छे से जानते और पहचानते और समझते हैं। राम माधव अब कल या परसों जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू पहुंचने के बाद वो सबसे पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। जी किशन रेड्डी को जम्मू की ज्यादा बागडोर दी जाएगी और राम माधव को कश्मीर की, जबकि तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी हैं, उनका भी रोल टिकट आवंटन में रहेगा। मगर राम माधव का रोल टिकट आवंटन से 2 कदम आगे जाकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जिताना, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सहयोगियों को उनके साथ लाना और उसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अपनी सरकार बनाना, और इससे भी बड़ी बात है बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा लाना। ये सारी जिम्मेवारी राम माधव को दी गई है। राम माधव के लिए चैलेंज चाहे जितना भी बड़ा है, मगर वो उतने ही बड़े नेता भी हैं और सबसे बड़ी बात है वो थिंक टैंक है। वो सोच समझ ज्यादा बेहतर रखते हैं। वो जमीनी नेता या लीडर ऑफ मासेस चाहे ना हो, मगर वो जोड़ तोड़ के नेता बहुत बड़े हैं। और इस समय बीजेपी को जरूरत भी जोड़ तोड़ की है, और ये जोड़ तोड़ केवल नंबर्स गेम पे नहीं है बल्कि आइडियोलॉजीज का भी है। तो कश्मीर में कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, जो बीजेपी का समर्थन कर सकती हैं, ये भी जानना पहचानना होगा। इन सब के लिए राम माधव की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आपको एक बात बता दें कि बीजेपी
और संघ के बीच में समन्वय कैसे बनेगा, कैसे संघ के लोग बीजेपी को समर्थन करके पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम करेंगे, इसमें भी राम माधव का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इन सबको देखते हुए ही आरएसएस ने एक सुझाव रखा जिसको कि बीजेपी ने तुरंत मान लिया, क्योंकि लोकसभा 2024 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और जो लोकसभा चुनावों में हुआ उससे बीजेपी सीख ले चुकी है। तो राम माधव का जम्मू कश्मीर बीजेपी में वापसी करना एक बहुत बड़ा बीजेपी का स्ट्रेटेजिक प्लान है। अब ये प्लान ग्राउंड पे कैसे उतरता है ये देखना होगा, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं। मगर राम माधव के आने से कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लीडर्स को भी जो उनकी नींदें हैं उड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है राम माधव ने 2014 में भी बीजेपी का पीडीपी से कम नंबर होते हुए भी कैसे सरकार बनाई थी और फिर उस सरकार को किस तरह चलाया था। ये सब कुछ कितना बेहतर कर पाते हैं राम माधव, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2014 नहीं अब 2024 है। मगर राम माधव के आने से बीजेपी को स्ट्रेटेजिक मजबूती मिली होगी, ये जाहिर सी बात है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है राम माधव को आने से बीजेपी जम्मू कश्मीर में कितनी मजबूत हुई होगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो अपने कम से कम 5 सहयोगियों को जरूर भेजिए और शेयर करिए। हमारी कोशिश रहेगी आपको इलेक्शन के दौरान ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट्स दिखाते रहें, बताते रहें, क्योंकि वैसे तो सुनने समझने को बहुत कुछ मिल जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको चीजों को समझाया भी जाए। बहुत धन्यवाद।